मैनेजमेंट हिस्ट्री पार्ट 5। इससे पहले हमने मैनेजमेंट हिस्ट्री के ऊपर 4 लेक्चर्स और भी देखे, उसमें हमने डिफरेंट अप्रोचेस को देखा। आज के लेक्चर में हम लास्ट अप्रोच को पढ़ेंगे। मैनेजमेंट हिस्ट्री के ऊपर जो लास्ट अप्रोच आई वो है कंटेम्पोरेरी अप्रोच, जो कि करंट अप्रोच भी कहलाई जाती है। कंटेम्पोरेरी अप्रोच क्या है, इसको हम कंप्लीटली देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर। स्टार्टिंग में जो मैनेजमेंट रिसर्चर्स हैं उन्होंने इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजर्स के कंसर्न्स होते हैं उनको स्टडी करना शुरू किया। अर्लियर अप्रोचेस उसके ऊपर आई, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता मैनेजमेंट रिसर्चर्स ने आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करना शुरू की और उसके ऊपर भी उन्होंने रोशनी डालना शुरू की। कंटेम्पोरेरी अप्रोच जो है उसके 2 पर्सपेक्टिव्स हैं। पहला है सिस्टम्स अप्रोच और दूसरा है कॉन्टिजेंसी अप्रोच। अब पढ़ लेते हैं कंटेम्पोरेरी अप्रोच को। एज मैनी ऑफ द अर्लियर अप्रोचेस टू मैनेजमेंट थ्योरी कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस हाउ मैनेजर्स मैनेज, most of these earlier approaches broadcast on managers' concerns inside the organization. मैनेजमेंट के ऊपर रिसर्चेस होती रही, अर्लियर अप्रोचेस आई, उसके बाद मजीद रिसर्च होती रही और अर्लियर अप्रोचेस में जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स के कंसर्न्स के ऊपर काम किया। लेकिन स्टार्टिंग इन द 1960s से एक उन्होंने नई चीज के ऊपर रिसर्च करना शुरू की कि ऑर्गेनाइजेशन की जो बाउंड्रीज हैं उसके बाहर क्या हो रहा है। स्टार्टिंग इन द 1960s मैनेजमेंट रिसर्चर्स began to look at what was happening in the external environment outside the boundaries of the organization. ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज के आउटसाइड क्या हो रहा है उसके ऊपर भी मैनेजमेंट रिसर्चर्स ने देखना शुरू किया। और मैनेजमेंट की जो कंटेम्पोरेरी पर्सपेक्टिव्स है उसकी कितनी थ्योरीज हैं। नंबर 1 सिस्टम्स अप्रोच और नंबर 2 कॉन्टिजेंसी अप्रोच। कंटेम्पोरेरी अप्रोच की जो पहली थ्योरी है वो है सिस्टम्स थ्योरी। उसको देखना स्टार्ट करते हैं। सिस्टम्स थ्योरी इज अ बेसिक थ्योरी इन द फिजिकल साइंसेस बट हैड नेवर बीन अप्लाइड टू ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन एफर्ट्स। इन 1938 Chester Bernard, a telephone company executive, first wrote in his book The Functions of an Executive, ये उसकी बुक का नाम है The Functions of an Executive, that an organization functioned as a cooperative system, कि ऑर्गेनाइजेशन एक कोऑपरेटिव सिस्टम के तहत फंक्शन करती है। ऑर्गेनाइजेशन एक कोऑपरेटिव सिस्टम के तहत चलती है, सिस्टम के तहत चलती है। और वही जो लास्ट सिस्टम है उसी के ऊपर फोकस किया, उसी के ऊपर उन्होंने आगे मजीद रिसर्च की और मजीद काम किया इसी लास्ट सिस्टम्स को लेके। However, it was not until the 1960s that management researchers began to look more carefully at systems theory and how it related to organizations. अब यहां पे बात आती है कि व्हाट इज अ सिस्टम। सिस्टम क्या है? अ सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स अरेंज्ड इन अ मैनर दैट प्रोड्यूसेस अ यूनिफाइड होल। सिस्टम एक यूनिफाइड होल का नाम है और वो यूनिफाइड होल किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स जब आपस में कनेक्ट होते हैं, अरेंज होते हैं तो एक यूनिफाइड होल बनता है और उस यूनिफाइड होल को हम क्या कहते हैं? सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम कितनी टाइप्स हैं? नंबर 1 क्लोज्ड सिस्टम एंड नंबर 2 ओपन सिस्टम्स। अब सबसे पहले क्लोज सिस्टम्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड डू नॉट इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। अब लस क्लोज का क्या मतलब है कि वो एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट नहीं है, वो एनवायरनमेंट उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता और वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट भी नहीं करता क्योंकि वो क्लोज्ड है। अब इन कंट्रास्ट ओपन सिस्टम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड डू इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। अब वो ओपन है, जाहिर बात है अगर वो ओपन है तो एनवायरनमेंट के साथ वो इंटरेक्ट करेगा और एनवायरनमेंट से वो इन्फ्लुएंस भी होगा, मुतासिर भी होगा। अब टुडे व्हेन वी डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशंस एज सिस्टम्स वी मीन ओपन सिस्टम्स। अब हमने पहले भी बात की कि जो कंटेम्पोरेरी अप्रोच है वो बात करती है
किसके ऊपर? उसने मेन फोकस क्या किया कि जो आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है उसके ऊपर मेन फोकस किया, उसको पढ़ना स्टार्ट किया, उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की। और सिस्टम क्या करता है कि आउटसाइड द बाउंड्रीज वो इंटरेक्ट करता है। ओपन सिस्टम क्या करता है? वो इन्फ्लुएंस भी होता है और इंटरेक्ट भी करता है। तो आजकल हम ऑर्गेनाइजेशंस को किस चीज का नाम देते हैं? ओपन सिस्टम्स का, क्योंकि वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस भी हो रहा होता है, आउटसाइड द एनवायरनमेंट इंटरेक्ट भी कर रहा होता है। तो हम ऑर्गेनाइजेशंस को ओपन सिस्टम का नाम देते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशंस टेक इनपुट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट and transforms or processes these resources into outputs that are distributed in the environment. वो क्या करता है? इनपुट लेता है एनवायरनमेंट से और ट्रांसफॉर्म करता है या प्रोसेस करता है इस रिसोर्सेज को आउटपुट्स के अंदर और उन्हीं को एनवायरनमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ऑर्गेनाइजेशन इज ओपन टू एंड इंटरेक्ट्स विद इट्स एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी बाउंड्री से बाहर ओपन है और इंटरेक्ट भी कर रही होती है अपने एनवायरनमेंट के साथ। हाउ डज द सिस्टम अप्रोच कंट्रीब्यूट टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट? जो सिस्टम अप्रोच है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करती है? द रिसर्चर्स एनविजन्ड एन ऑर्गेनाइजेशन एज मेड अप ऑफ interdependent factors including individuals, group attitudes, motives, formal structure, interaction goals, status and authority. रिसर्चर्स ने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे एनविजन किया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स से मिलकर बनी है। और इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स में कौन शामिल है? इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, एटीट्यूड्स, मोटिव्स, फॉर्मल स्ट्रक्चर, इंटरेक्शन गोल्स, स्टेटस एंड अथॉरिटी। मतलब ये तमाम चीजों से मिलके ऑर्गेनाइजेशंस बनती है। ऑर्गेनाइजेशंस इन तमाम चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। व्हाट दिस मीन्स इज दैट एज मैनेजर्स कोऑर्डिनेट वर्क एक्टिविटीज एंड द वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे इंश्योर दैट all these parts are working together so the organization's goals can be achieved. जब मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्क एक्टिविटीज है उनको कोऑर्डिनेट कर रहा होता है और वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को देख रहा होता है तो वो क्या इंश्योर करता है कि तमाम चीजें अच्छे तरीके से काम कर रही हैं और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये तमाम चीजें इकट्ठे अच्छे तरीके से काम कर रही हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हों। मैनेजर्स का मेन फोकस यही होता है। फॉर एग्जाम्पल, द सिस्टम्स अप्रोच रिकॉग्नाइजेस दैट नो मैटर हाउ एफिशिएंट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब सिस्टम्स अप्रोच है वो क्या कहती है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जितना भी एफिशिएंट हो जाए, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट मस्ट एंटीसिपेट चेंजेस इन कस्टमर टेस्ट एंड वर्क विद द प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स कस्टमर वांट। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसने चेंजेस को एंटीसिपेट करना है। बेशक जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो जितना भी एफिशिएंट हो जाए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने अपना काम करना है और कस्टमर के जो टेस्ट हैं और प्रोडक्ट की जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलकर काम करना है, प्रोडक्ट को क्रिएट करने में, बनाने में और कस्टमर की जो नीड्स हैं उसको पूरा करने में और काम को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करना है। बेशक जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो जितना मर्जी एफिशिएंट हो जाए। और द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल परफॉर्मेंस विल सफर। अगर इस तरह नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो सफर करेगी, वो मुश्किलात का शिकार होगी। अब उसी के आगे पॉइंट नंबर 4 है, in addition the systems approach implies that decisions and actions in one organizational area will affect other areas. decisions और actions एक organizational area में जो लिए जाते हैं वो दूसरे organizational area को भी affect करते हैं, उस पर असरअंदाज होते हैं। For example, if the purchasing department does not acquire the right quantity and quality of inputs,
the production department will not be able to do its job. अगर जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है उसने अपना काम सही तरीके से नहीं किया, चीज़ों को क्वालिटी और क्वांटिटी के मुताबिक परचेज नहीं किया, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्वालिटी और क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड कस्टमर्स की जो नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा, वो चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। तो जो एक डिपार्टमेंट है उसने अगर थोड़ा सा काम अच्छा नहीं किया, स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं किया, तो दूसरा डिपार्टमेंट भी उससे अफेक्ट होगा। Finally, the systems approach recognizes that organizations are not self-contained. They rely on their environment for essential inputs and as outlets to absorb their outputs. हमने पहले भी पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो सेल्फ कंटेन्ड नहीं है, यानी वो खुद अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकती, वो बाहर के एनवायरनमेंट के ऊपर रिलाई करती है, इनपुट्स लेती है और आउटपुट्स भी प्रोड्यूस करती है। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग इफ it ignores government regulations, supplier relations, or the varied external constituencies on which it depends. कोई ऑर्गेनाइजेशन लंबा सर्वाइव नहीं कर सकती अगर वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन को इग्नोर करती है, सप्लायर के रिलेशंस हैं उसको भी इग्नोर करती है, और जो एक्सटर्नल कंस्टिट्यूएंसीज हैं जिन पे वो डिपेंड कर रही है, एक्सटर्नल जो पार्टीज हैं, जो एक्सटर्नल उसके जो रिलेशंस हैं उस पर वो डिपेंड कर रही है, उसके ऊपर सही तरीके से काम नहीं करती, उसको इग्नोर करती है, तो वो लंबे तरीके से सरवाइव नहीं कर सकती। अब आगे एक और पॉइंट है कि हाउ रेलेवेंट इज द सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। सिस्टम अप्रोच जो है वो मैनेजमेंट के लिए कितनी रेलेवेंट है? इट इज क्वाइट रेलेवेंट। आंसर क्या है कि ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, क्वाइट रेलेवेंट। कंसिडर फॉर एग्जांपल अ शिफ्ट मैनेजर एट स्टारबक्स रेस्टोरेंट who must coordinate the work of employees, filling customer orders at the front counter and drive-through windows, direct the delivery and unloading of food supplies, and address any customer's concern that come up. अब एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, एक रेस्टोरेंट है, वहां पे जो मैनेजर है वो क्या करता है? शिफ्ट मैनेजर है, वो अपना जो शिफ्ट के ऊपर काम कर रहा है वो उसने हर चीज को एक सिस्टम के तहत चलाना है, ऑर्डर्स से लेके आखिर में कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल करने तक, कस्टमर के कंसर्न्स को फुलफिल करने तक, ऑर्डर्स को मीट करने से लेके दरमियान में जितने भी स्टेप्स आते हैं, मतलब डिलीवरी से लेके अनलोडिंग से लेके टोटल जो उस रेस्टोरेंट का सिस्टम है उसको कंप्लीटली एक कंप्लीट सिस्टम के तहत उसने चलाना है। तो जो सिस्टम अप्रोच है वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, इट इज क्वाइट रेलिवेंट। मैनेजमेंट के लिए सिस्टम अप्रोच क्वाइट रेलिवेंट है। आखिरी पॉइंट क्या लिखा हुआ है? दिस मैनेजर मैनेजेस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। अब वो बात इन्वर्टेड कॉमा में इसने लिखी है, सो दैट रेस्टोरेंट मीट्स इट्स डेली सेल्स गोल्स। मैनेजर ने तमाम पार्ट्स को, सिस्टम के तमाम पार्ट्स को अच्छे तरीके से चलाना है ताकि रेस्टोरेंट अपने डेली सेल्स गोल्स को मीट कर सके। अब कंटेम्पोरेरी अप्रोच की जो सेकंड थ्योरी है वो है कंटेंजेंसी अप्रोच। कंटेंजेंसी अप्रोच को देखना स्टार्ट करते हैं। कंटेंजेंसी अप्रोच समटाइम्स कॉल्ड द सिचुएशनल अप्रोच सेज दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर डिफरेंट, फेस डिफरेंट सिचुएशंस, कंटेंजेंसीज एंड रिक्वायर डिफरेंट वेज ऑफ मैनेजिंग। कंटेंजेंसी का क्या मतलब है? इमरजेंसी, मतलब कोई भी सिचुएशन जो अचानक हो जाए, सिचुएशनल अप्रोच। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सिचुएशनल अप्रोच। वो क्या करती है कि वो कहती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं, फेस डिफरेंट सिचुएशंस, वो मुख्तलिफ सिचुएशंस को फेस करती हैं। कॉन्टेंजेंसीज दरमियान में लिखा हुआ है कॉन्टेंजेंसीज। कॉन्टेंजेंसीज का क्या मतलब है? इमरजेंसी, जो कोई भी ऐसी सिचुएशन जो अचानक हो जाए। एंड रिक्वायर डिफरेंट वेज ऑफ मैनेजिंग, और हर सिचुएशन को अलग तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए। ये बात करती है कॉन्टेंजेंसी अप्रोच, जो कि कंटेम्पोरेरी अप्रोच की सेकंड अप्रोच है, सेकंड थ्योरी है। The early management theorists came up with the management principles they generally assumed to be universally applicable. शुरू में जो अर्ली मैनेजमेंट थ्योरिस्ट ने क्या कहा? थ्योरिस्ट ने ये कहा, अर्ली मैनेजमेंट थ्योरिस्ट ने ये कहा कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, वो किसी भी सिचुएशन में अप्लाई किए जा सकते हैं। लेटर research found exceptions to many of these principles. For example, division of labor is valuable and widely used, but jobs can become too specialized. बाद में
कुछ एक्सेप्शंस आ गई इन प्रिंसिपल्स के ऊपर कि हर प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता। जैसे एक प्रिंसिपल है कि डिवीजन ऑफ लेबर, अब डिवीजन ऑफ लेबर वैल्यूएबल भी है, वर्डली यूज्ड भी किया जाता है, हर जगह यूज किया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये यूजेबल नहीं रहता क्योंकि जॉब जो हैं वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज हो जाती हैं, जिसकी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई किया नहीं जा सकता। इसी तरह एक और प्रिंसिपल है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इज डिजायरेबल इन मैनी सिचुएशंस, ये बहुत सी सिचुएशंस में डिजायरेबल है, बट इन अदर सर्कमस्टांसेस, दूसरे हालात में अदर स्ट्रक्चरल डिजाइंस आर मोर इफेक्टिव। अगर हालात चेंज हो जाएं, अदर सर्कमस्टांसेस, अगर हालात डिफरेंट हो जाएं, चेंज हो जाएं, तो जो दूसरे जो स्ट्रक्चरल डिजाइन हैं ब्यूरोक्रेसी के अलावा वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, वो ज्यादा मौसर हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन सिंपलिस्टिक प्रिंसिपल्स टू बी अप्लाइड इन ऑल सिचुएशंस। Different and changing situations require managers to use different approaches and techniques. मैनेजमेंट जो है वो सिंपलिस्टिक प्रिंसिपल्स हर जगह, जो ऐसे प्रिंसिपल जो हर जगह अप्लाई किए जा सकें उस पर बेस नहीं करती। डिफरेंट और चेंजिंग सिचुएशन हो सकती हैं और उनमें मैनेजर्स ने डिफरेंट टेक्निक्स को और डिफरेंट अप्रोचेस को यूज करना होता है, और यही चीज मैनेजमेंट होती है। इसी चीज को हम मैनेजमेंट कहते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट अप्रोचेस को, डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई किया जाए। यही चीज कॉन्टेंजेंसी अप्रोच ने फोकस की। अब आगे बात आती है कि व्हाट इज अ गुड वे टू डिस्क्राइब कॉन्टेंजेंसी अप्रोच। कॉन्टेंजेंसी अप्रोच को डिस्क्राइब करने का अच्छा तरीका क्या है? अ गुड वे टू डिस्क्राइब कॉन्टेंजेंसी इज इफ देन। इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है कि इफ देन। इफ का क्या मतलब है अगर, और देन का क्या मतलब है कि फिर, कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो फिर उसको इस तरीके से मैनेज किया जाएगा। आगे वही बात लिखी हुई है कि इफ दिस इज माय सिचुएशन देन दिस इज द बेस्ट वे फॉर मी टू मैनेज दिस सिचुएशन। अगर मेरी सिचुएशन इस तरीके से होती है फिर देन दिस इज द बेस्ट वे फॉर मी टू मैनेज दिस सिचुएशन, फिर मेरे लिए बेस्ट तरीका इस सिचुएशन को मैनेज करने का ये है। मतलब हर सिचुएशन डिफरेंट है, उसको डिफरेंट तरीके से ही मैनेज किया जाता है। यही बात कॉन्टेंजेंसी अप्रोच कहती है। इट इज इंट्यूटिवली लॉजिकल बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस और इवन यूनिट्स विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन डिफर इन साइज, गोल्स, वर्क एक्टिविटीज एंड द लाइक। ये इंट्यूटिवली लॉजिकल है, सोचने में ये लॉजिकल है क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन के इवन जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, साइज में, गोल्स में, वर्क एक्टिविटीज में, तो इनको जो सिचुएशंस फेस होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। तो इन सिचुएशंस को भी डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए, मैनेज किया जाना चाहिए। इट वुड बी सरप्राइजिंग टू फाइंड यूनिवर्सली एप्लीकेबल मैनेजमेंट रूल्स दैट वुड वर्क इन ऑल सिचुएशंस। ये सरप्राइजिंग होगा कि अगर हमें ऐसे मैनेजमेंट रूल्स मिल जाएं जो कि हर सिचुएशन में वर्क करें। ये बात हमारे लिए क्या होगी? सरप्राइजिंग होगी। बट ऑफ कोर्स इट्स वन थिंग टू से दैट द वे टू मैनेज डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड अनदर टू से व्हाट द सिचुएशन इज। इसमें एक बात तो ये है कि सिचुएशन को किस तरह मैनेज किया जाता है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। और दूसरा तरीका क्या है? अनदर वे टू से व्हाट द सिचुएशन इज। और दूसरा तरीका क्या है कि सिचुएशन क्या है उसके मुताबिक हम उसको मैनेज करें। मैनेजमेंट रिसर्चर्स कंटिन्यू वर्किंग टू आइडेंटिफाई दीज सिचुएशनल वेरिएबल्स। मैनेजमेंट रिसर्चर्स ने काम किया कि वो सिचुएशनल वेरिएबल्स को फाइंड आउट करें, आइडेंटिफाई करें। अब सिचुएशनल वेरिएबल्स क्या हैं कि वो बेसिक बातें जो सिचुएशंस को डिफरेंट कर देती हैं, वो वेरिएबल्स जिस पे सिचुएशंस बेस करती है। अब नेक्स्ट हम सिचुएशनल वेरिएबल्स पढ़ेंगे। अब बात आती है उन पॉपुलर कॉन्टेंजेंसी वेरिएबल्स की या सिचुएशनल वेरिएबल्स की जो कि सिचुएशंस को डिफरेंट करते हैं और उन डिफरेंट सिचुएशंस को हमने डिफरेंटली मैनेज करना होता है। और यही बात हम कंटेम्पोरेरी अप्रोच में पढ़ रहे हैं। 4 पॉपुलर कॉन्टेंजेंसी वेरिएबल्स आर: नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन साइज। एज साइज इंक्रीजेस so do the problems of coordination.
मैनेजर्स ने क्या करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है, लेकिन जब एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होता है तो मैनेजर को कोऑर्डिनेट करने में प्रॉब्लम्स होते हैं. फॉर इंस्टेंस, द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर appropriate for an organization of 50,000 employees is likely to be inefficient for an organization of 50 employees. एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 50,000 एम्प्लॉइज हैं, उसका स्ट्रक्चर है वो उसके लिए तो ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो कि 50,000 एम्प्लॉइज के लिए हमने डेवलप किया है, मैनेजर्स ने बनाया है, वो तो ठीक है. लेकिन जब वही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम अप्लाई करेंगे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे 50 एम्प्लॉइज हैं सिर्फ, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, इनएफिशिएंट. तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे. तो हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को उसके साइज के अकॉर्डिंग मैनेज करना होगा. यही बात हम कंटेम्परेरी अप्रोच में पढ़ते हैं कि हर जगह सिचुएशन डिफरेंट होती है और उस हमने डिफरेंट सिचुएशन को डिफरेंट वे में हैंडल करना होता है, मैनेज करना होता है. नंबर 2 पे बात आती है रूटीननेस ऑफ टास्क टेक्नोलॉजी की. टू अचीव दिस पर्पस एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टेक्नोलॉजी. ऑर्गेनाइजेशन अपनी पर्पस को अचीव करने के लिए क्या यूज करती है, टेक्नोलॉजी. Routine technologies require organizational structures, leadership styles, and control systems that differ from those required by customized or non-routine technologies. अब टेक्नोलॉजीज के अंदर दो तरह की बातें हैं, एक रूटीन टेक्नोलॉजी और एक नॉन रूटीन टेक्नोलॉजी. रूटीन टेक्नोलॉजीज में क्या बातें आती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, लीडरशिप स्टाइल्स और कंट्रोल सिस्टम्स, और ये डिफरेंट हैं नॉन रूटीन और कस्टमाइज्ड टेक्नोलॉजी से. तो यहां भी डिफरेंट सिचुएशंस में हमने डिफरेंट वे में उसको मैनेज करना होगा. अब यहां पे जो थर्ड सिचुएशनल वेरिएबल है या कॉन्टेंजेंसी वेरिएबल है वो है एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी. अब एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी क्या है कि किसी जगह पे एनवायरमेंट सर्टन है, प्रिडिक्टेबल है, लेकिन किसी जगह पे एनवायरमेंट अनसर्टन है और प्रिडिक्टेबल नहीं है, रैपिडली चेंजिंग है. तो जाहिर है दोनों साइड पे सिचुएशंस टोटली डिफरेंट हैं, तो उनको हमने यहां पे भी डिफरेंट तरीके से ही मैनेज करना होगा. तो इसको पढ़ लेते हैं. द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल चेंजेस इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट प्रोसेस. जो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है जो कि एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से कॉज होती है, वो मैनेजमेंट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती है. What works best in a stable and predictable environment may be totally inappropriate in a changing, rapidly changing and unpredictable environment. ऐसी चीज जो कि प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, वो टोटली इनअप्रोप्रिएट हो जाती है जहां पे एनवायरनमेंट रैपिडली चेंजिंग हो और अनप्रिडिक्टेबल हो. तो हमने डिफरेंट सिचुएशंस को यहां पे भी उसी के मुताबिक मैनेज करना होगा. नंबर 4 पे बात आती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की. इंडिविजुअल्स डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर डिजायर फॉर ग्रोथ, ऑटोनॉमी, टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी एंड एक्सपेक्टेशंस. जाहिर है हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है, हर इंडिविजुअल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट हैं, यानी डिजायर ऑफ ग्रोथ है, ऑटोनॉमी है, टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी या एक्सपेक्टेशंस, ये सारी बातें डिफरेंट हैं. दीज एंड अदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट व्हेन मैनेजर्स सेलेक्ट मोटिवेशन टेक्निक्स, लीडरशिप स्टाइल्स एंड जॉब डिजाइन्स. और ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब मैनेजर्स मोटिवेशन टेक्निक्स को सिलेक्ट करते हैं, लीडरशिप स्टाइल्स को सिलेक्ट करते हैं और जॉब डिजाइन्स को सिलेक्ट करते हैं. वहां पे भी ये चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, इंडिविजुअल्स डिफरेंट हो जाते हैं और सिचुएशंस भी डिफरेंट हो जाती हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स की वजह से.